इतिहास के पन्नों में दबकर कुछ नाम गुमनाम से हो जाते हैं। उनकी कहानी किसी अमर गाथा से कम नहीं होती, लेकिन समय के साथ लोगों के दिल और दिमाग में उनकी तस्वीर धुंधली सी पड़ जाती है। उन्हीं कुछ लोगों में से एक थे संभाजी महाराज। 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्मे संभाजी ने केवल 2 साल की आयु में ही अपनी मां खो दिया था। उसके बाद इनको उनकी दादी ने ही पाला पोसा। 9 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी के साथ बैठकर आगरा औरंगजेब से मिलने गए, लेकिन औरंगजेब ने पिता और पुत्र दोनों को बंदी बना लिया। कुछ दिनों बाद पिता और पुत्र दोनों औरंगजेब की कैद से मुक्त हो गए। मात्र 13 साल की उम्र में 13 से ज़्यादा अलग अलग भाषाएं सीख ली थी। शस्त्र में पारंगत हो चुके संभाजी शास्त्र में भी बहुत बढ़िया थे। साहित्य की इतनी अच्छी जानकारी थी कि खुद से ही शास्त्र लिखने लगे थे। जन्म जब एक वीर के यहाँ होता है और परवरिश भी उसी तरह का मिले, तो फिर वीरता के प्रदर्शन का अवसर भी जल्दी ही मिल जाता है। इनके साथ भी वैसा ही हुआ। मात्र 16 साल की उम्र में 60 किलो का तलवार लेकर रामनगर का युद्ध जीत लिया। 19 साल की उम्र में रायगढ़ का किला संभालने लगे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। 23 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज यानी कि अपने पिता को खो दिया। कहते हैं परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन कर्मवीर कभी घबराते नहीं हैं। 23 वर्ष की आयु में, हाँ मात्र 23 वर्ष की आयु में औरंगजेब के किले पर हमला कर दिया। उनके इस साहस को देखकर औरंगजेब हक्का बक्का रह गया और फिर उसने उनको पकड़ने के लिए हुसैन अली खान को भेजा। 1 वर्ष तक चक्कर लगाने के बाद हुसैन अली खान उनको तो दूर उनकी परछाई को भी छू ना सका। औरंगजेब ने उनको घेरने के लिए पुर्तगालियों से हाथ मिलाना चाहा, लेकिन ये बात संभाजी को पता चल गई और फिर उन्होंने पुर्तगालियों पर हमला कर दिया और पुर्तगालियों को गोवा में बहुत मारा। 9 साल तक औरंगजेब को इधर से उधर भगाते रहे, बुरी तरह परेशान करके रख दिया। औरंगजेब को जब लगा कि वो संभाजी को सीधे तरीके से नहीं पकड़ सकता, तो फिर उसने उनको धोखे से पकड़ने की योजना बनाई। संभाजी की जासूसी की जाने लगी और जासूस भी उनके अपने खुद के रिश्तेदार ही निकले। सिरके परिवार ने जासूस बनकर संभाजी के साथ छल किया। 1689 में गनोजी सिरके ने औरंगजेब को ये बता दिया कि संभाजी किसी गुप्त सभा के लिए संगमेश्वर जा रहे हैं। मुगलों की सेना पहले से ही घात लगाए बैठी थी। संभाजी और कवि कलश दोनों को पकड़ लिया जाता है और बाकी उनके साथ जितने भी लोग थे सबको मार दिया जाता है। फिर शुरू होता है अपमान का वो दौर, जैसा अपमान किसी योद्धा ने शायद ही सहा होगा। संभाजी और कवि कलश दोनों को ऊंट पर उल्टा लटकाकर गलियों और चौराहों पर घुमाया जाता है, लोगों से थुकवाया जाता है और लोग उन पर मूत्र त्याग भी करते हैं। औरंगजेब संभाजी के सामने 3 प्रस्ताव रखता है। मुझे मराठा साम्राज्य दे दो, खजाना और सोना दे दो और तुम अपना धर्म परिवर्तन करो। संभाजी महाराज ने कोई भी प्रस्ताव मानने से इनकार कर दिया। बदले में औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पहले उनके नाखून उखाड़े गए, बालों को नोचा गया और फिर उनकी जुबान काट ली गई। और जब जब उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, तब तब उनसे उनके धर्म को परिवर्तित करने की मांग की जा रही थी। परंतु कर्मवीर अपने मृत्यु को गले लगा सकता है, लेकिन अपने स्वाभिमान को दांव पर नहीं लगा सकता। दोनों आंखों में गर्म लोहे की सलाखें डाल दी गई। हाथों की उंगलियां एक एक करके काटी जाने लगी, पैर की उंगलियां काटी जाने लगी, लेकिन संभाजी ने उफ तक नहीं किया। मानो दर्द क्या होता है उनको पता ही नहीं। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन भय क्या होता है उन्हें पता ही नहीं था। संभाजी नहीं हारे, औरंगजेब हार गया। परेशान होकर उसने कहा कि अगर उसका एक बेटा भी संभाजी के जैसा होता तो पूरे भारत पर मुगलों का शासन होता। हार कर उसने संभाजी को मारने का आदेश दे दिया। शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी किनारे फेंक दिया गया। फिर मराठा लोगों ने उनके शरीर के अंगों को सिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। जब संभाजी जीवित थे तब मराठा एकजुट नहीं थे, उनमें एकता नहीं थी, लेकिन संभाजी के मृत्यु के बाद मराठा एक हो गए और औरंगजेब का मराठा साम्राज्य जीतने का सपना सपना ही रह गया।